नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं गाब्रिएल गार्सिया मार्केस की पुस्तक जिसका हिंदी अनुवाद निराले मुसाफिर के नाम से आया है, इस कहानी संग्रह के साथ उपस्थित हूं। मनीषा तनेजा ने इसका अनुवाद किया है। जैसा कि गाब्रिएल गार्सिया मार्केस का नाम साहित्य जगत के लोगों के लिए अनजाना नहीं है। स्पेनिश भाषा के वह ऐसे रचनाकार रहे हैं जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में रही है। उनका उपन्यास एकाकीपन के 100 वर्ष 20वीं सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियों में शुमार होता है। 1982 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मार्केस को मिला था और मनीषा तनेजा जो इस पुस्तक की अनुवादक हैं, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने शोध करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेनिश भाषा और साहित्य की प्राध्यापक हैं, पढ़ाती हैं और अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश से कई कृतियों का अनुवाद उन्होंने किया है। पाब्लो नेरुदा के संस्मरण हाँ मैंने जिंदगी जी है, नादिन गार्डिमर का कहानी संग्रह छलांग उन पुस्तकों में शामिल है। विशेष बात यह कि मनीषा ने इस पुस्तक का अनुवाद सीधे स्पेनिश से किया है, यानी यह तृतीय भाषा में नहीं है, अंग्रेजी से, स्पेनिश से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद न हो के सीधे स्पेनिश भाषा से इसका अनुवाद किया है। यह कहानी संग्रह मार्केस के चर्चित कहानी संग्रहों में एक है। कुल 12 कहानियां इसमें शामिल हैं जो पहले 12 क्वेंतोस फेरेग्रिनोस के नाम से प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के बारे में अनुवादक की ओर से मनीषा तनेजा ने कुछ बातें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शुरुआत उन्होंने की है कि जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने यह कहा था कि आत्महत्या का विचार बहुत दिलासा देता है और कई बुरी रातों में शांति का रास्ता बन जाता है। उनका कहना है कि दुनिया के जितने भी महान कलाकार हैं, रचनाकार हैं, सृजनकर्ता हैं, सर्जक हैं, वे सभी मानव जीवन की भयावहता को जानते हैं। अब यह जो कहानी संग्रह है उसमें मार्केस ने मनुष्य के जीवन की जो भयावहता है उसका बहुत सूक्ष्म चित्रण किया है। हर कहानी में आपको वह संदर्भ मिलता है, हर कहानी में वह सूक्ष्मता देखने को मिलती है। दूसरी बात यह कि मार्केस जब रचते हैं, जब कुछ सर्जते हैं, तो उनका अपना परिदृश्य हूबहू आपके सामने आ जाता है। अपने समय, अपने यथार्थ और अपने धरातल पर मार्केस की जो दृष्टि है वह अद्भुत है। मनीषा तनेजा ने जिस तरह से इस पुस्तक का अनुवाद किया है, इन कहानियों का अनुवाद किया है, वे भी अपने आप में अद्भुत हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ते समय आपको इस बात का आभास नहीं होगा कि आप कोई अनुवाद पढ़ रहे हैं। हालांकि पुस्तक की भूमिका में अपनी ओर से मनीषा तनेजा ने हर कहानी पर कुछ न कुछ लिखने की कोशिश की है। इसके अलावा मार्केस ने भी इस पुस्तक की प्रस्तावना में क्यों 12, क्यों कहानियाँ और क्यों मुसाफिर शीर्षक से जो इसमें शामिल है, उसमें उन्होंने यह बताया है कि 18 वर्षों के कालखंड में उन्होंने इन कहानियों को छांटा है। इनमें से कुछ कहानियाँ जो है वो पत्रकारी एक टिप्पणी या पटकथाओं के रूप में थी, जिन्हें उन्होंने टेलीविज़न धारावाहिक या अखबारों के लिए लिखा था, जिसे उन्होंने बाद में कहानी के रूप में परिवर्तित किया है। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मूल रूप से कहानी के रूप में लिखी गई हैं। पहली कहानी का ख्याल उनको 1970 के दशक के शुरुआत में आया था, जब वो बार्सिलोना में रह रहे थे और वहाँ आए एक सपने का परिणाम था। वह सपना कि उनको लगा कि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लगातार इन कहानियों के जो नोट्स हैं, बार्सिलोना से वो कैसे मैक्सिको लौटते हैं, इन सब पर लिखा है। इस कहानी संग्रह की कहानियों का जो मर्म है, उसके लिए आपको इस संग्रह को खरीद कर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन
निराले मुसाफिर जो मनीषा तनेजा ने जो जिस नाम से इस कथा संग्रह को हिंदी जगत के सामने रखा है, लेकिन एक कहानी का मैं कुछ अर्थ या उसका सारांश बताने की कोशिश करूँगा। जो कहानियाँ शामिल हैं उनका भी मैं जिक्र करूँ ताकि आपको यह समझ में आए कि कौन सी कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं। आपकी यात्रा शुभ हो राष्ट्रपति महोदय पहली कहानी है, दूसरा है संत, तीसरा है सोती हुई सुंदरी और हवाई यात्रा, चौथा है मैं सपने बेचती हूँ, अगली कहानी है मैं सिर्फ फ़ोन करने आई थी, उससे अगली कहानी है अगस्त के भूत, उससे अगली कहानी है मारिया दोस प्रोसेरेस, उससे अगली कहानी है 17 विषाक्त अंग्रेज, उससे अगली कहानी है ट्रामोंताना, उससे अगली कहानी है मिस फोर्ब्स की खुशियों का ग्रीष्मकाल, अगली कहानी है पानी जैसी है बिजली और आखिरी कहानी है बर्फ में तुम्हारे खून के दाग। अब मैं सपने बेचती हूँ, मैं इस कहानी का सार बताता हूँ और मैं इसलिए यह सारांश बता रहा हूँ कि आप समझ लें। मार्केस को दरअसल जब गाब्रियल गार्सिया मार्केस को आप पढ़ेंगे तो उनका लेखन कौशल ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा किस्सागो हो, कथावाचक हो, वह इन कहानियों को उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता जिस तरह का शब्द शिल्प शब्द कौशल मार्केस के पास। मैं सपने बेचती हूँ कहानी का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक होटल में बहुत ही खुशनुमा माहौल है, अचानक तूफान सा उठता है, समुद्र के किनारे वह होटल है और इतनी ऊंची लहर आती है कि कुछ गाड़ियाँ खिसक के जो किनारे पर खड़ी हैं वह होटल की दीवारों से टकरा जाती है। एक कार ऐसी टकराती है जिसमें जब सारी पानी उतरता है और गाड़ियां हटाई जाती हैं तो एक कार में एक महिला की मृत्यु होती है। वो महिला छत विछत उसका शरीर होता है। खबर ये छपती है कि उसके हाथ में एक सर्पाकार अंगूठी। इस सर्पाकार अंगूठी को देखने से मार्केस को यह याद आता है कि वे इस लड़की से कभी वियना में मिले थे, उस जमाने में जिस जमाने में वो पढ़ रहे थे। एक रेस्टोरेंट में वहाँ इनकी मुलाकात होती है और वह लड़की देखने में उतनी खूबसूरत नहीं होती है पर वह आकर्षक होती है और उसकी बातचीत, वह जब ये जानने की कोशिश करते हैं, लोगों का परिचय होता है तो पता चलता है कि वह लड़की कहती है कि मैं सपने देखती हूँ। उसके सपने कैसे होते हैं? वे सपने ऐसे होते हैं जो वो सपने देखती है और उस सपनों का अर्थ भी बताती है। जैसे वह एक सपना देखती है जिसमें उसको पता चलता है कि उसका भाई पानी में डूब रहा है। उसकी माँ को उस लड़की के सपने पर बहुत भरोसा होता है और वो अपने बेटे को नदी में उतरने से, समुद्र में उतरने से मना कर देती है। लेकिन ये लड़की समझाती है कि नहीं, उसके कहने का मतलब ये था कि इस लड़के को यानी उसके भाई को मिठाई खानी बंद कर देनी चाहिए। माँ उसको मिठाई खाने से मना करती है। लड़का चोरी, एक छोटा बच्चा जिसको मिठाई की लत हो सकती है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो सोचते हैं, बच्चे किस तरह से मिठाई की तरफ आकर्षित होते हैं। एक दिन वह लेमन जूस खा रहा होता है और गले में अटकता है, उस लड़की की जान चली जाती है। इस तरह से इसके सपनों की ख्याति होती है। वो सपने देखती है और जहाँ भी काम करती है उनके बारे में बताती रहती है। अचानक उस सपने देखने वाली लड़की ने मार्केस से कहा कि तुम वीणा छोड़ दो, और वो अपने सपनों पर इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ होती है कि इनको ट्रेन से, और कहती है कि अगले 5 वर्षों तक तुम यहाँ दिखाई मत पड़ना। ये मैं सपने बेचती हूँ जो लड़की है, वो अंततः क्या होता है कि इनको बैठा देती है, ये बाहर चले जाते हैं। उसके बाद इन्हें धीरे धीरे ये आते हैं, यहाँ भूल जाते हैं। जब उस दिन सर्पाकार अंगूठी देखते हैं तो उनको याद आता है कि उसकी अंगुलियों में वैसी ही अंगूठी थी। इस बीच इनको पता चलता है कि वो वीना में बहुत ज़्यादा समृद्ध, जहाँ वो नौकरी कर रही होती है वहाँ भी वो सपने देखने और बेचने का काम करती है। धीरे धीरे बताती है, अमीर होती जाती है, अमीर होती जाती है। और बाद के दिनों में वह लड़की जो है हवाना
और दूसरी जगहों की घटना बताती है। इसके अलावा बड़े रचनाकारों से मिलती है, घर के मालिकों की बात करती है और किस तरह से वो एक दिन ऐसा होता है कि वह उस घर की, जहाँ वो सपने देखती होती है और सपनों को बेचने की कोशिश कर रही होती है, उस घर की मालकिन के रूप में स्थापित हो जाती है। फिर वो किस रूप में आती है, वो नेरुदा से भी मिलती है, नेरुदा की कविताओं पर अपनी बात कहती है, उन्हें भी बताती है। और जिस दिन यह घटना होती है, इनको पता चलता है कि लगभग 13 साल बीत चुके होते हैं। दोबारा ये लोग फाउ फ्रीडा उसका नाम होता है, फाउ फ्रीडा से मिलते हैं और वह कहती है कि अगर तुम्हारे सपने झूठे भी हुए तो भी मैं वापस नहीं लौटूंगा, यह बात होती है। उसके बाद ये विदा होते हैं, नेरुदा भी विदा होते हैं और बाद में इनको पता चलता है कि पुर्तगाली राजदूत के माध्यम से वह आई थी और इस तरह से उसकी मृत्यु हुई। आखिर वह पूछते हैं अंत में कि आखिर वह क्या करती थी और उस राजदूत का जवाब होता है कि कुछ नहीं, वह सपने देखती थी। दरअसल सपनों को देखने और सपनों को बेचने का जो विन्यास जो है गाब्रिएल गार्सिया मार्केस ने रचा है, वह दरअसल बिना उनकी कहानी को पढ़े आप उसकी सूक्ष्मता को, उनके लेखकीय कौशल को नहीं समझ सकते। आप यह समझ ही नहीं सकते कि जब छोटी छोटी आकर्षक खुशियों से लबरेज और अपनी संपूर्णता में जो चमकदार कहानियाँ हैं, वह किस रूप में सामने आती हैं। मनीषा तनेजा को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वह दुनिया की एक महानतम रचनाकार की रचनाओं का स्पेनिश से सीधे अनुवाद कर हिंदी जगत को न केवल लाभान्वित कर रही हैं, बल्कि उन कहानियों का मूल मर्म बचाकर भी हिंदी जगत के सामने रख रही हैं। राजकमल प्रकाशन को भी इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। पेपरबैक संस्करण में यह पुस्तक 250 रुपये में उपलब्ध है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।